जब कई बार आवाज देने से शीनू को राशि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो मनी मन घबराते हुए बोला, राशि मैडम को क्या हुआ? वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? इससे पहले कि शीनू कुछ करता उसके पीछे करण आ चुका था। क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? करण भैया, राशि मैडम को मैंने बहुत आवाज दी, दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसकी बात सुनकर करण के चेहरे पर एक टेंशन दिखाई देने लगी। उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उसने रात में राशि के साथ किया था। वो अंदर ही अंदर काफी घबरा चुका था, इसलिए उसने भी आवाज दी, राशि प्लीज ओपन द डोर। ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मगर उसे एक राशि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी करण ने दरवाजे पर अपने कंधे की ठोकर मारनी शुरू की। कुछ ही देर में दरवाजा टूटा और वो अंदर सीधे बेड पर जाकर गिरा। फिर सामने राशि को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि राशि जैसे किसी ठंड से कांप रही थी और उसके होठ से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। करण उसकी हालत देखकर काफी डर गया। राशि, 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 आर यू ओके? राशि, क्या हुआ तुम्हें? करण ने पास जाकर राशि को पकड़ा तो उसे समझ में आया कि राशि को तेज फीवर है। अब तक शीनू भी अंदर आ चुका था। करण उसे देखते हुए बोला, हाँ, इसे तो बहुत तेज फीवर है शीनू, हॉस्पिटल ले जाना होगा। शीनू ने थोड़े नॉर्मल आवाज में कहा, करण भैया, अगर फीवर ही है तो डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं। इतना सुनते ही करण थोड़ी तेज आवाज में बोला, क्या पक रहे हो तुम? राशि को फीवर हुआ है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, गाड़ी निकालो। अगले ही पल करण ने राशि को गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ ऐसे भागा जैसे उसने जरा सी भी देर की तो कयामत आ जाएगी। बाहर उसे देखते ही गार्ड उसकी तरफ बढ़े, लेकिन करण ने उन्हें रोक दिया। वो खुद ही राशि को ले जाकर कार में बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया। करण के चेहरे पर एक परेशानी थी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी सख्त था। वो कुछ देर में एक कार को दौड़ाते हुए एक हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुका था। उसने कार का दरवाजा खोला और फिर राशि को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, कोई है यहाँ? करण की आवाज सुनते ही वहां हॉस्पिटल के स्टाफ इकट्ठा हो गए। तभी करण ने एक डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर, 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 इसे देखिए क्या हुआ है। मगर वो डॉक्टर किसी और काम में बिजी लग रहा था, इसलिए वो दूसरी तरफ बढ़ गया। तभी करण गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर, मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या आप लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ? करण ने राशि को एक तरफ लिटाया और फिर उस डॉक्टर के पास जाकर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया, सुन डॉक्टर, मेरा नाम करण है, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से राशि को कुछ हुआ तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा इस हॉस्पिटल को। करण की आंखों में ऐसा गुस्सा देखकर अब पूरा हॉस्पिटल सहम चुका था। डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी सर, हम देखते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। ये सब कुछ राशि थोड़े खुले आंखों से देख रही थी, क्योंकि अब उसे होश आने लगा था। अगले ही पल हॉस्पिटल के कई डॉक्टर राशि का चेकअप करने लगे और फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, इनको फीवर है, ज्यादा ठंड लगने की वजह से ये बेहोश हुई थी, पर जल्द ही ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। राशि का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन करण को अब थोड़ी सी राहत थी। वो कितना भी सख्त बनने की कोशिश करे, लेकिन आज राशि ने उसके दिल में झांक लिया था। उसने महसूस किया था कि करण के दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स दबी है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने करण के पास आकर कहा, मिस्टर करण, राशि जी अब ठीक हो चुकी हैं, बस मेडिसिन उन्हें टाइम पर देते रहिएगा। आप उन्हें अब घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, एंड सॉरी, मैं आप लोगों के साथ शायद कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। इट्स ओके करण सर। इतना कह के डॉक्टर वहां से चला गया।
करण चलते हुए राशि के पास पहुंचा। वो अब होश में आ चुकी थी और एक हल्की सी स्माइल के साथ करण की तरफ देख रही थी। करण ने उसे देखते हुए कहा, डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी हैं जिन्हें टाइम पर लेते रहना है। चलो अब घर चलते हैं। एक तरफ करण के लिए राशि के दिल में अब एक अलग ही जगह बनने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्टेट इलेक्शन खत्म होने के कगार पर थे। दारा ने फतेह सिंह की हर तरह से हेल्प की। उसे सीएम बनाने के लिए उसने हर तरह का काम किया और जल्द ही इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। फतेह सिंह की पार्टी जीत चुकी थी और हर तरफ न्यूज में उसी के नाम के चर्चे होने लगे, क्योंकि फतेह सिंह का सीएम बनना तय था। करण भी अपने कमरे में बैठा ये न्यूज देख रहा था। जब से उसने ये खबर देखी थी काफी परेशान हो चुका था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये सीएम कैसे बन सकता है? अगर ये सीएम बना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। करण ने गुस्से में टीवी ऑफ कर दिया। फिर कुछ सोचते हुए फतेह की पार्टी के प्रेसिडेंट को फोन मिलाया। जल्दी दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई। सामने वाला करण को जानता था, इसलिए करण ने डायरेक्ट कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? फतेह सिंह को आप लोग सीएम बना रहे हैं? जवाब में दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज आई, उनका सीएम बनना तो तय है करण साहब। पार्टी के विधायक दल ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। कल ही वो शपथ लेंगे। मगर वो सही आदमी नहीं है, ये बात सभी जानते हैं, आप भी। मैं नहीं चाहता कि वैसा आदमी स्टेट का सीएम बने। अब ये बात तो सबको पता है करण साहब कि वो सही आदमी नहीं है, लेकिन आगे बताओ कि आजकल राजनीति में कौन सही है? कुल मिलाकर उन्हें सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैंने तो सुना है कि आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है। खैर, मैं फोन रखता हूँ, शायद फतेह मुझसे ही मिलने आए हैं। इतना कहते हुए पार्टी प्रेसिडेंट ने फोन रख दिया। लेकिन अब करण की आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखने लगी थी। तभी वहां पर राशि ने कदम रखा। कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? करण ने राशि को इग्नोर करते हुए कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कह के करण एक झटके में कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए उसने नौकर शीनू को देखकर कहा, राशि को टाइम पर मेडिसिन दे देना। अगले पल करण अपनी कार में बैठा और बेहद तेज स्पीड में कहीं निकल गया। इधर दूसरी तरफ फतेह सिंह दारा के साथ बैठा अपनी हवेली के अंदर इस वक्त शराब के नशे में चूर था। दारा ने वाइन का एक पैग लेते हुए कहा, अब तो आप सीएम की शपथ भी लेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको फतेह साहब, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फतेह सिंह ने हाथ में मौजूद ग्लास का सिप लेते हुए कहा, फिक्र मत करो दारा, मैं तुम्हारे सब कुछ वापस दिलवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस करण को मिट्टी में मिलाना है। और अब मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम हूं मैं, सीएम, इस पूरे स्टेट का सीएम। कानून और बड़े बड़े नेता अब मेरे इशारों पर नाचेंगे। अब देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। हैं? करण ने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली कि फतेह सिंह सीएम ना बन पाए, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी नहीं था। करण फतेह को एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास इसका कोई सबूत भी नहीं था। और फिर इस तरह अगले दिन फतेह सिंह ने सीएम की शपथ ले ली। अब वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन चुका था। आज रात फतेह सिंह की हवेली पर एक बड़ी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें देश के जाने माने बड़े लोग और पॉलिटिशियन इनवाइट किए गए थे। मगर फतेह सिंह इस पार्टी से अलग कुछ लोगों की एक मीटिंग ले रहा था, जिसमें दारा भी था। फतेह अपने सामने बैठे पुलिस कमिश्नर से बोला, दिक्कत तो यह है कि हमारी बेटी ही हमारे साथ नहीं है।
वरना करण के खिलाफ ऐसा केस बनता कि कई मुकदमों में फंसा कर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़वा देते। पर अब करण को हर हाल में मिट्टी में मिला दो। कुछ भी करो, चाहे कानून के हिसाब से चलो या गलत तरीके से आगे बढ़ो, लेकिन अब उसका नाम शहर के गिने चुने भिखारियों में मशहूर होना चाहिए। ऐसी हालत कर दो कि लोग उस पर हंसे, और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उसका एनकाउंटर करने से भी पीछे मत हटना। फतेह की बात सुनकर पुलिस कमिश्नर ने हाँ में सर हिलाया। उन्हें बाकी चीजें पहले ही बता दी गई थी, लेकिन तभी दारा ने कहा, फतेह साहब, उसे कोई मौका देना ठीक नहीं। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर उसे संभलने का मौका मिला तो वो घायल शेर की तरह हमला करेगा। बेहतर होगा कि डायरेक्ट उसका इनकाउंटर हो जाए। दारा की बात सुनकर फतेह सोच में पड़ गया। तभी कमिश्नर ने कहा, भले ही पावर ताकत सब कुछ हमारे हाथ में है दारा जी, मगर करण के ऊपर डायरेक्ट हाथ डालना, उसका इनकाउंटर करना सही नहीं होगा। इससे हम फंस सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे हालात पैदा करके उसका इनकाउंटर करूंगा, किसी को भी शक नहीं होगा। फतेह सिंह और दारा ने उसकी बात सुनकर एक स्माइल दी। फिर फतेह सिंह ने कहा, तो फिर लग जाओ आज से ही इस काम पर। मुझे करण को बर्बाद होते देखना है। पुलिस कमिश्नर ने फतेह को सैल्यूट किया और वहां से चलता बना। रात हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ करण अपने घर के अंदर बैठा न्यूज देख रहा था जब राशि उसके कमरे में आई। वो उसे देखते हुए बोली, पापा सीएम बन गए हैं, इसलिए परेशान हो? करण ने एक नजर उसको देखा, फिर कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया। राशि ने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप रह गई। करण अभी घर के लॉन में टहल ही रहा था कि तभी उसे गेट पर कुछ आवाजें सुनाई दी। ये लोग कौन है? लगता है कि गार्ड से कोई बहस कर रहा है। ये सोचते हुए करण उस तरफ बढ़ा ही था कि तभी शीनू उसके पास दौड़ते हुए आया। करण भैया, वो कुछ पुलिस वाले आए हैं, घर के अंदर आना चाहते हैं। गार्ड ने उन्हें रोक के रखा है करण भैया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। करण ने उसे घूरते हुए कहा, पुलिस मेरे घर पर, वो भी रात के 12 बजे, और घर के अंदर क्यों घुसना चाहते हैं वो? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है करण भैया। अगले ही पल करण लगभग दौड़ते हुए गेट की तरफ भागा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो देखा कि खुद पुलिस कमिश्नर अजय वहां मौजूद था। उसे देखते ही करण बोला, क्या बात है कमिश्नर साहब, आप रात के इस वक्त यहाँ? कमिश्नर अजय इस वक्त कई पुलिस वालों के साथ यहाँ आया था। वो करण के सामने आकर बोला, मामला आप जैसे वीआईपी का था करण साहब, बस इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। खैर, हम इस वक्त तो आपके घर में छापा मारने आए। हमें खबर मिली है कि यहाँ गैर कानूनी काम होते हैं। करण ने उसे घूरते हुए कहा, किसने खबर दी आपको, और वारंट है आपके पास? अजय ने एक पेपर करण के हाथ में पकड़ा दिया। करण ने उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। तभी अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, हमें पता है कि राशि आपके पास है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। राशि की किडनैप वाला केस फतेह जी ने वापस ले लिया है। ये सुनकर करण को झटका सा लगा। अच्छा, मगर क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी नहीं चाहिए। खैर, हमें अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर अजय सभी पुलिस वालों के साथ बंगलों के अंदर बढ़ गया। उसके जाते ही शीनू ने करण से कहा, करण भैया, ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ऐसा कौन सा गलत काम होता है यहाँ? जवाब में करण हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये लोग हमें सिर्फ डराने आए हैं शीनू, बाकी इन्हें भी पता है कि यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम आराम से अपना काम करो। इतना कहकर करण अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर पुलिस वाले पूरे घर के अंदर फैल चुके थे। उन्होंने हर एक कमरे में जाकर तलाशी के नाम पर सारा सामान तहस नहस कर दिया, पूरे घर को बिखेर कर रख दिया। तभी राशि करण के पास आकर बोली, ये सब क्या है करण? आखिर ये लोग हमें इस तरह से कैसे परेशान कर सकते हैं? तुम्हारे पापा के भेजे पुलिस वाले गुंडे हैं राशि।
फिक्र मत करो, अब लड़ाई सीधी है, मेरे और तुम्हारे पापा फतेह के बीच। तभी करण ने अपना मोबाइल निकाला और अपने जानने वाले इंस्पेक्टर जनरल अरुण सक्सेना को फोन लगाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? अब किसी भी शरीफ इंसान को रात के 12 बजे पुलिस घर में घुसकर परेशान करेगी? उसकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर जनरल अरुण ने थोड़ी बेजुबान सी आवाज में कहा, ये सब कुछ सीएम के आदेश पर हो रहा है करण सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कानून की व्यवस्था उनके हाथ में है। इतना कहकर इंस्पेक्टर जनरल अरुण ने बिना करण की कोई बात सुने फोन रख दिया। करण ने गुस्से में फोन जमीन पर दे मारा। कुछ ही देर में एक अच्छे खासे घर को बिखेर कर कूड़ा घर बना दिया गया था। फिर अजय अपने पुलिस वालों के साथ वहां से बाहर जाते हुए करण से बोला, माफ कीजिए करण साहब, हमने आपको तकलीफ दी। करण ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तो आपको भी पता था अजय साहब कि कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। खैर, आप तो अपनी ड्यूटी कीजिए, लेकिन कह देना फतेह से कि इन सब का हिसाब जब मैं लेने बैठूंगा तो उसे काफी महंगा पड़ेगा। बाय बाय। अजय करण की बात इग्नोर करते हुए वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही गेट पर गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला रुका। ढेर सारे सिक्योरिटी के लोग और पुलिस वाले उसमें से नीचे उतरे। उन्हें देखते ही करण की आंखें सिकुड़ गई और वो सोचने लगा, ये तो शायद फतेह सिंह है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? ये बात सच थी कि फतेह सिंह अब कार से नीचे उतर रहा था। साथ में उसके ढेर सारी सिक्योरिटी और कमांडो थे। वो गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ने लगा और उसके साथ पीछे से निकलकर दारा भी सामने आ गया। दोनों चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए करण के पास आकर खड़े हो गए। तभी करण ने दारा को देखते हुए कहा, मुझे जो मौका देना था तुम्हें दे दिया दारा, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। दारा करण की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही फतेह गुस्से में बोला, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तेरा, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत भी नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं इस दुश्मनी को। देख मेरी तरफ, मैं उस जगह पे हूँ जहाँ से तुझे जब चाहूं खत्म करवा सकता हूँ। करण ने फतेह को एक स्माइल के साथ देखा, फिर गुस्से से बोला, तू कुछ भी बन जा फतेह सिंह, मगर मेरी नजर में आज भी तू वही है, दुनिया की औरतों को हवस की नजर से देखने वाला। करण की बात सुनकर फतेह के चेहरे पर गुस्से के भाव आए, लेकिन फिर वो आगे बोला, जिस तरह से तुमने मेरी कंपनी हड़प ली, अब वापस करने का टाइम आ गया है करण। सिर्फ मेरी ही कंपनी नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी कंपनी, अपना सब कुछ, ये बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद, सब कुछ मुझे देना होगा, वरना 24 घंटे बाद मैं तुम्हारा इनकाउंटर करवाऊंगा।